नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मेरे दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको डाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव एंजाइम्स और डाइजेशन के बारे में प्रश्न पूछा था। उसी से संबंधित मैं आपको उत्तर दे रही हूँ। अब तक आपने उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढ लिए होंगे और अगर आपने ढूंढा नहीं है तो कोई बात नहीं, चलिए हम आपको बताते हैं। तो आप अपने प्रश्नों को ध्यान से सुनिए, फिर आपने जो याद किया होगा उन प्रश्नों को मिलाइए और देखिए। पहला प्रश्न क्या था? कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले कौन कौन से एंजाइम हैं? पहला प्रश्न यही था कि कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले कौन कौन से एंजाइम हैं। उत्तर क्या होगा? अल्फा एमाइलेज या टाइलिन, अथवा इसको कहेंगे एमाइलेज। ये हमारा निकलता है लार से। जब भी आप भोजन ग्रहण करते हो, आप केवल रोटी खा के देखिए, चबा करके, केवल चावल थोड़ा सा चबा चबा के खाइए। थोड़ी देर में आप देखोगे कि वो मीठी लगने लगती है। कैसे लगती है मीठी? क्यों लगने लगती है? क्योंकि जो अल्फा एमाइलेज एंजाइम्स है वो पके हुए स्टार्च प्रक्रिया कर रहा है और उसको डेक्स्ट्रिन में कन्वर्ट कर रहा है या माल्टोज में कन्वर्ट कर रहा है, जिसके कारण थोड़ा पाचन हो रहा है और फिर वो मीठा लगने लगा है भोजन। समझ गए बात को? तो हमारे लार में टाइलिन उपस्थित रहता है, जो जिसमें अल्फा एमाइलेज होता है और ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, बहुत अल्प मात्रा में, ना के बराबर। इसके बाद एमाइलेज स्टार्च को जो एमाइलेज आपके कहाँ से निकलेगा? पैनक्रियाज से, अग्नाशय से जो एमाइलेज निकलता है वह ज़्यादा पावरफुल होता है और किस पर एक्ट करता है? वो कच्चा भोजन को भी ये पचा देता है, एमाइलेज। समझ गए बात? पैनक्रियाज से जो एमाइलेज निकलता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर ये प्रश्न आ गया आपको कि दोनों एमाइलेज में से कौन सा एमाइलेज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जो मुंह से निकलता है या लार से जो निकलता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, या पेनक्रियाज से जो निकलता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है? आपका उत्तर बिल्कुल होना चाहिए कि जो पेनक्रियाज से एमाइलेज निकला वो ज़्यादा पावरफुल होगा। और फिर कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए दूसरे कई एंजाइम्स हैं, जैसे सुक्रेज किस पर एक्ट करेगा? सुक्रोज पर, जिसको हम चीनी का शुगर बोलते हैं। लैक्टोज, दूध का दुग्धाम्ल जिसको बोलते हैं हम, लैक्टोज, जो दूध में जो मिठास होती है लैक्टोज के कारण होती है। माल्टोज, अनाज का अंकुर में पाया जाता है। तो सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, एमाइलेज, ये सारे जो मैंने आपको बताए, तो जहाँ एज लगा होगा, पहले बताया था, जहाँ एज लगा, ASE लगा रहा होगा एंजाइम होगा, और जहाँ OSE लगा रहेगा वो सुक्रोज, मतलब वो कार्बोहाइड्रेट हो गया, और सुक्रेज एंजाइम हो गया। किस पर एक्ट करेगा? सुक्रोज पर। माल्टोज पर कौन एक्ट करेगा? माल्टेज, नाम से आपको याद होगा, माल्टेज माल्टोज पर क्रिया करेगा। सुक्रोज पर सुक्रेज क्रिया करेगा। एमाइलेज स्टार्च पर क्रिया करेगा। एज चारों तरफ लगा हुआ है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले कौन कौन से एंजाइम हैं। तो एमाइलेज आपका एग्जाम्पल, आपका जो है आपका आंसर होगा एमाइलेज, सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज। ये सब एंजाइम हैं जो कार्बोहाइड्रेट पर वर्क करते हैं, काम करते हैं और उसको तोड़ते हैं। फिर उसका जो सिंपलेस्ट यूनिट होता है वो है ग्लूकोज, और जिसका एब्जॉर्प्शन होता है बाद में। अच्छा, अब देखो, दूसरा प्रश्न मैंने आपसे पूछा था, प्रोटीन को पचाने में कौन कौन से एंजाइम भाग लेते हैं? प्रोटीन को पचाने में कौन कौन से एंजाइम भाग लेते हैं? तो सबसे पहले प्रोटीन को पचाने के लिए कौन सा एंजाइम होता है? आपको पता है, ट्रिप्सिन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर जो प्रोटीन को पचाता है, उसको
पॉलीपेप्टाइड में और पेप्टाइड में उसको तोड़ देता है और कुछ हद तक उसको अमीनो अम्ल में भी तोड़ देता है, जिसका कि एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट जो होता है उसमें जो विलाई होता है उसके द्वारा हो जाता है। तो आप ये देखो ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, ये कहाँ से निकलता है? ये पेनक्रियाज से निकलता है, आपके अग्नाशय से निकलता है। ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, निष्क्रिय रहता है, सक्रिय रूप में नहीं रहता है। और ये डुओडेनम, जब पक्वाशय में भोजन मिलता है तो वहाँ से ये आकर के वहाँ पर आकर के ये हार्मोन एक्टिवेट हो जाता है एंटेरोपेप्टिडेज के एंजाइम की उपस्थिति में, या और फिर वो ट्रिप्सिन में बदल जाता है। ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में बदल जाएगा, काइमोट्रिप्सिनोजन काइमोट्रिप्सिन में बदल जाएगा। और ये वर्क करता है किस पर वर्क करेगा? ये प्रोटीन पर वर्क करेगा और उसको पॉलीपेप्टाइड में पेप्टाइड में तोड़ देता है और अमीनो अम्ल में तोड़ देता है। ठीक है, अब ये देखो इसी प्रकार से प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज एंजाइम होता है जो पैनक्रियाज से निकलता है। यह भी इनएक्टिव एंजाइम होता है और फिर ये भी ट्रिप्सिन की क्रिया से एक्टिव हो जाता है और फिर ये भी आपको जो भी प्रोटीन होगा वो टूटेगा तो पॉलीपेप्टाइड में, डाईपेप्टाइड में और फिर अमीनो अम्ल में उसका लास्ट प्रोडक्ट है जो कि आपके बॉडी में ऑब्जर्व हो जाएगा। और देखोगे स्टोमैक से रेनिन और पेप्सिन एंजाइम भी निकलता है, रेनिन और पेप्सिन। और रेनिन किस पर वर्क करता है? दूध पर करता है और दूध के जो प्रोटीन है कैसिनोजन उसको कैसिन में कन्वर्ट कर देता है। इसी तरह से पेप्सिन भी प्रोटीन पर एक्ट करता है और उसको भी पॉलीपेप्टाइड में तोड़ देता है। तो जो न्यूबॉर्न होते हैं, ये मैं आगे बताऊंगी कि उनमें जो कैसिन होता है ना, कैसिनोजन जो कैसिन में कन्वर्ट हो जाता है, दूध जो दही में बदल जाता है, उसका पाचन भी स्टोमैक में हो जाता है और वो लिंगुअल लाइपेज के कारण से जो हार्मोन एंजाइम निकलता है उस एंजाइम के माध्यम से इसका डाइजेशन हो जाता है। तो आपको समझ में आ गया दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, पेनक्रियाज में एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन को तो पचा देते हैं लेकिन स्वयं पेनक्रियाज को क्यों नहीं पचा पाते? है ना आश्चर्य की बात कि प्रोटीन से एंजाइम निकल रहा है जो प्रोटीन को पचा पा रहा है। पेनक्रियाज से जो एंजाइम्स निकल रहा है जैसे ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, आपने नाम सुना, अभी बताया था मैंने आपको, और प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेजेज, ये सब एंजाइम्स निकल रहे हैं इस जो कि भोजन को पचा लेते हैं, लेकिन स्वयं पेनक्रियाज को क्यों नहीं नुकसान पहुंचाते हैं? इसका क्या उत्तर होगा? इसलिए कि जो पेनक्रियाज से हार्मोन निकल रहे हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, सक्रिय नहीं होते हैं। ये कहाँ सक्रिय होंगे? डुओडेनम में आकर के, पक्वाशय में आकर के ये सक्रिय होते हैं और तब ये भोजन पर एक्ट करते हैं क्षारीय माध्यम में और फिर भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से जो आपको स्टोमैक है तो स्टोमैक से भी गैस्ट्रिक जूस निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, तो वो उसको क्यों डैमेज नहीं कर पाता है? स्टोमैक को क्यों नहीं डैमेज कर पाता है? क्योंकि उसका जो इनर वाल है वो म्यूकस से आच्छादित रहता है। ये मैं पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। इसके बाद देखें जो चौथा प्रश्न मैंने पूछा था, एंटेरोकाइनेज को अब किस एंजाइम के नाम से जाना जाता है? एंटेरोकाइनेज एंजाइम्स को अब किस नाम से जाना जाता है? एंटेरोपेप्टिडेज अब कहते हैं उसको। जहाँ कहीं भी एंटेरोपेप्टिडेज अगर आता है तो आप समझ जाइए कि एंटेरोकाइनेज है। एंटेरोकाइनेज का ही नाम बदल करके अब एंटेरोपेप्टिडेज रखा गया है। पांचवा प्रश्न आप देखिए ध्यान से सुनिए। प्रोटीन को पचाने में भाग लेने वाले सबसे शक्तिशाली एंजाइम कौन सा है? प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम्स जितने भी हैं उनमें से सर्वाधिक स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स कौन सा है? पहले भी मैंने जब आपको पढ़ाया तो इस बीच को बता दिया था, ट्रिप्सिन ही एक्टिवेट होता है और यही प्रोटीन पर एक्ट करता है और उसको पॉलीपेप्टाइड, डाईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड और अमीनो अम्ल में उसको बदल देता है। पॉलीपेप्टाइड
टूटता है सरल अणु में डाइपेप्टाइड में, डाइपेप्टाइड फिर टूटेगा अमीनो अम्ल में और सरलतम यूनिट उसका हो जाएगा अमीनो अम्ल। ठीक है, ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया। अब ये देखते हैं अगला प्रश्न, वसा को पचाने में कौन सा एंजाइम भाग लेते हैं? वसा को पचाने में कौन सा एंजाइम भाग लेते हैं? तो उत्तर क्या होगा? लाइपेज। वसा को कौन पचाता है? लाइपेज। किस में बदलता है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। अच्छा, लाइपेज में भी दो प्रकार के लाइपेज हैं। एक होता है लिंगुअल लाइपेज, जो कहाँ से निकला? आपके टंग के जो सब लिंगुअल ग्लैंड्स है उससे निकलता है, और ये भोजन के साथ चला जाता है स्टोमैक में, और स्टोमैक में जाकर के, आमाशय में जाकर के ये फैट, कौन सा फैट? मिल्क वाला फैट, दूध वाला वसा परिक्रिया करता है और उसको पचा डालता है। खास करके न्यूबॉर्न में जो छोटे बच्चे होते हैं उनका इंटेस्टाइन इतना डेवलप नहीं होता है, तो उनका पाचन जो है स्टोमैक में ही, न्यूबॉर्न के जो दूध होते हैं, माता जो दूध पिलाती है बच्चों को, उसका पाचन स्टोमैक में ही हो जाता है लिंगुअल लाइपेज के कारण। ठीक है, और क्या करता है? जो पेनक्रियास से लाइपेज निकलता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और वो फैट पर क्रिया करता है और फैट को इमल्सिफाई कर देता है। क्या करता है ये? छोटे छोटे टुकड़ों में बाइल साल्ट्स, आपने पहले भी पढ़ाया था मैंने लीवर में, आप लीवर वाला वीडियो देखिएगा तो मैंने बताया था कि जो बाइल है, पित्त है अपना, वो पित्त वसा पर क्रिया करता है, वसा के कणों को छोटे छोटे और भी छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है, कणों में बांट देता है, और फिर जो ये लाइपेज हुआ, पेनक्रियाटिक लाइपेज, उस इमल्सिफाई वसा पर वर्क करता है और उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है, जिसका फिर लैक्टियल्स के द्वारा एब्जॉर्प्शन हो जाता है, जो मैं आगामी वीडियो में बताऊंगी। एब्जॉर्प्शन जब मैं आपको बताऊंगी तब उसमें आप देखिएगा कि इनका जो एब्जॉर्प्शन होता है वह लैक्टियल के द्वारा हो जाता है, जो कि आपके ग्लिसरॉल को, फैटी एसिड्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, और उस सबका लीवर का जो फंक्शन मैंने बताया था वहाँ पर आप देखेंगे कि हाँ इसका स्टोरेज होता है। नेक्स्ट देखिएगा, दूसरा है इसी में फॉस्फोलाइपेज A2, यह भी पेनक्रियास से निकलता है और यह ट्रिप्सिन एंजाइम की क्रिया से एक्टिवेट होता है। यह एंजाइम लेसिथिन को फैटी एसिड और लाइसोलेसिथिन में कन्वर्ट कर देता है। तो आपको तीन प्रकार के एंजाइम समझ में आ गया, सबलिंगुअल एंजाइम, दूसरा पेनक्रियाटिक एंजाइम, और तीसरा निकला फॉस्फोलाइपेज A2। अब सातवां प्रश्न, वसा को पचाने में कौन सा एंजाइम अधिक शक्तिशाली है? अभी आपने देखा तीन एंजाइम्स थे, सबसे शक्तिशाली एंजाइम्स कौन है जो फैट को पचा देता है? आंसर है आपका पेनक्रियाटिक लाइपेज। और आठवां प्रश्न मैंने आपसे पूछा था, लिंगुअल लाइपेज कहाँ से निकलता है? लिंगुअल लाइपेज कहाँ से निकलता है? तो ये कहाँ से निकलता है? ये लिंगुअल लाइपेज कहाँ से निकलता है? जीभ के पीछे वाला भाग सबलिंगुअल ग्लैंड है, वहीं से इसका स्रावन होता है। समझ गए? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या स्टोमैक से भी लाइपेज एंजाइम निकलता है? प्रश्न यह है, क्या आमाशय से भी लाइपेज एंजाइम का स्रावन होता है? अभी हमने नाम सुना कि सबलिंगुअल ग्लैंड से निकलता है, पेनक्रियास से निकलता है, तो क्या लाइपेज एंजाइम स्टोमैक से भी निकलता है? आंसर होगा एस, हाँ। तो ये एंजाइम, इसको हम गैस्ट्रिक एंजाइम लाइपेज कहते हैं, और ये गैस्ट्रिक लाइपेज खास करके जो छोटे शिशु हैं, न्यूबॉर्न है, इन्फेंट्स है, उसके वो जो दूध पीता है उसके दूध को पचाने में काम आता है। उसके दूध में जो वसा होता है ये गैस्ट्रिक लाइपेज उसको पचा डालता है। और अब बड़ों में भी, जिसको
सिस्टिक फाइब्रोसिस हो जाता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस एक बीमारी है जो इसमें पेनक्रियाज के जो डक्ट होते हैं, माने जो नली है, उसमें फाइब्रोसिस हो जाता है, एक प्रकार का घाव समझिए हो जाता है। तो अब उसके कारण ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, अब वहाँ से तो बाइल आएगा नहीं, तो जो स्टमक से आपका लाइपेज निकलता है वही लाइपेज डुओडेनम में पहुँचता है और उसके भोजन में जो वसा है उसको ये पचा डालता है। ठीक है, अब क्वेश्चन 9वां आपका देखिए, पैनक्रियाटिक सिक्रेशन का नियंत्रण कौन करता है? प्रश्न 9वां, पैनक्रियाटिक सिक्रेशन का नियंत्रण कौन करता है? अथवा प्रश्न ऐसे भी घुमा कर सकते हैं कि पैनक्रियाटिक सिक्रेशन का नियंत्रण कैसे होता है? आंसर क्या है? तो देखिएगा कि डुओडेनम के म्यूकोसा सेल होता है उसमें एंडोक्राइन सेल से सिक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन निकलता है। ये मैंने पढ़ाया था आपको डाइजेशन में। अब जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था तो आपको बताया था डुओडेनम के जो म्यूकोसा सेल है और उसमें जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उसमें से सिक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन निकलता है और ये हार्मोन ही सिक्रेटिन हार्मोन पेनक्रियाज को उत्तेजित करता है, जिसके कारण पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस निकलता है, अग्नाशयी रस निकलता है। जबकि कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन जो है उसके स्रावन से भी जो हार्मोन निकलता है वो उसका मुख्य काम क्या है कि गॉल ब्लैडर को वो कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, संकुचित करता है। तो जब गॉल ब्लैडर को संकुचित करेगा तो वहाँ से क्या निकलेगा? पित्त रस निकलेगा। और ये दोनों की क्रिया क्या है? एक दूसरे पर ये एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, कोलेसिस्टोकाइनिन और सेक्रेटिन। तो यही पेनक्रियाटिक जूस के सेक्रेशन को नियंत्रित करता है। पेनक्रियाटिक जूस में जो आपके वाटरी कंपोनेंट्स जिसमें ज़्यादा होता है वो सेक्रेटिन हार्मोन के कारण होता है, और जब कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन निकलेगा तो वो क्या करेगा? गॉल ब्लैडर से बाइल को निकालने में मदद करेगा, जिससे पित्त रस निकलता है। और इसके अलावा वैगल नर्व्स भी पेनक्रियाटिक सिक्रेशन को प्रभावित करता है। तो अब आपने देखा कि हमारा पेनक्रियाटिक जूस को प्रभावित करने वाले कौन कौन से किस हार्मोन के द्वारा ये प्रभावित हो रहा है। नेक्स्ट मैंने एक प्रश्न पूछा था, वो ये कि पेनक्रियोजाइमिन किसे कहते हैं? ये आपके 10वां प्रश्न था। पेनक्रियोजाइमिन किसको कहते हैं? तो कोलेसिस्टोकाइनिन को ही पेनक्रियोजाइमिन कहते हैं। कोलेसिस्टोकाइनिन का ही दूसरा नाम पेनक्रियोजाइमिन है। अब प्रश्न 11वां, एंटेरोपेप्टिडेज की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? एंटेरोपेप्टिडेज, जिसको आपने एंटेरोकाइनेज के नाम से भी जाना है, तो इसके कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो देखिए, कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी उत्पन्न होती है और इसके कारण प्रोटीन माल न्यूट्रिशन हो जाता है। प्रोटीन माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन संबंधी कुपोषण हो जाता है एंटेरोपेप्टिडेज के कारण, क्योंकि ये हार्मोन ये जो एंजाइम्स है वो ट्रिप्सिनोजोन को एक्टिवेट करता है। जब ये कम रहेगा तो ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट नहीं कर पाएगा, जिसके कारण ट्रिप्सिन हार्मोन नहीं निकलेगा, ट्रिप्सिन एंजाइम नहीं निकलेगा। और जब ट्रिप्सिन एंजाइम नहीं निकलेगा तो प्रोटीन पर एक्ट नहीं करेगा, और जब प्रोटीन पर एक्ट नहीं करेगा तो प्रोटीन नहीं टूट पाएगा पॉलीपेप्टाइड में और पेप्टिडेज में, और अमीनो एसिड का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए जब अमीनो एसिड का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा तो प्रोटीन का माल न्यूट्रिशन हो जाएगा, प्रोटीन का कुपोषण हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न पूछा था मैंने 12वां, लीवर से पर डे कितनी मात्रा में पित्त रस निकलता है या पित्त निकलता है? क्या है? 500 मिलीलीटर, आधा लीटर रोज प्रतिदिन पित्त निकलता है, जो हमारे भोजन को पचाने में काम आता है। और मैंने 13वां प्रश्न पूछा था आपसे, पित्त रस किस पर क्रिया करता है? पित्त रस किस पर क्रिया करता है? किस पर क्रिया करेगा? पित्त रस फैट पर क्रिया करता है और फैट को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देता है, इमल्सिफाई फैट कर देता है, साबुनीकृत कर देता है, फैट के ड्रॉपलेट्स को छोटे छोटे बिंदुओं में तोड़ देता है, जिस पर फिर पेनक्रियाटिक लाइपेज एक्ट करता है और फिर एक्ट करने के बाद फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बना देता है। अब जो मैंने
नेक्स्ट प्रश्न पूछा था, पित्त में कौन कौन सा पाचक एंजाइम्स होते हैं? कौन कौन सा पाचक एंजाइम्स होते हैं? पित्त में कौन सा पाचक एंजाइम्स होते हैं? उत्तर क्या होगा? कोई भी एंजाइम्स नहीं है उसमें, गलत मत दे दीजिएगा उत्तर। पित्त में किसी भी प्रकार का कोई एंजाइम्स नहीं होता है। तब आप कहोगे कि पचता कैसे है? क्योंकि इसमें बाइल साल्ट्स होते हैं और वही एक्ट करते हैं फैट पर और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। बस कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, आ सकता है आपके एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न मैंने पूछा था वो ये, कोलेरिटिक्स किसको कहते हैं? कोलेरिटिक्स किसको कहते हैं? कोलेरिटिक्स कहते हैं बाइल साल्ट्स को, क्योंकि बाइल साल्ट्स में ही वसा प्रक्रिया करने की क्षमता होती है और इसी को हम कहते हैं कोलेरिटिक्स। और नेक्स्ट प्रश्न मैंने 17वां पूछा था, सेक्रेटिन का क्या काम है? अभी मैंने आपको बता दिया था सेक्रेटिन का क्या काम है। सेक्रेटिन क्या किया था? हार्मोन सेक्रेटिन स्टिमुलेट्स द सेक्रेशन ऑफ बाइल बाय द लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इंटेस्टाइनल जूस का मेन कंस्टिट्यूएंट क्या है? मेन कंस्टिट्यूएंट क्या है? वाटर, म्यूकस, मिनरल्स और एंजाइम्स। एंजाइम्स में कौन कौन से? एंटेरोपेप्टिडेज, जिसको आप एंटेरोकाइनेज कहते हैं। इसके अलावा इसमें पेप्टिडेज, सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज, ये सारे एंजाइम्स इंटेस्टाइन से जो जूस निकलता है, जिसको हम इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं, जिसको हम आंतरिक रस कहते हैं, इसमें ये पाया जाता है। अब एक जो लास्ट प्रश्न मैंने पूछा था 19वां, डाइसैकेराइड्स एंजाइम्स कहाँ उपस्थित रहता है? तो ये कहाँ रहेगा? मेम्ब्रेन ऑफ सेल्स, जो माइक्रोविलाई है आपके इलियम के जो पार्ट मैंने आपको बताया था, माइक्रोविलाई जो जिसका अंगुली के समान अपनी उंगली है, वैसा ही उसका उभार होता है और उसमें उसके कारण उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है, एरिया बढ़ जाता है। तो इसका जो माइक्रोविलाई के मेम्ब्रेन सेल है उसमें से डाइसैकेराइडेज का स्रावन होता है, वहीं ये उपस्थित रहता है। ब्रेस्ट बॉर्डर ऑफ द इंटेस्टाइन, और यहीं कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है और कार्बोहाइड्रेट अब सुक्रोज में जो ग्लूकोज में बदल जाता है। सुक्रोज भी टूटेगा तो क्या देगा? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। माल्टोज टूटेगा तो क्या देगा? 2 अणु ग्लूकोज का। लैक्टोज क्या टूटेगा तो क्या देगा? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। तो यहाँ पर इसका कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ। थैंक यू।